एरोबिक कंपोस्टिंग में ऑप्टिमम रिजल्ट पाने के लिए किसी भी सॉलिड वेस्ट का पार्टिकल साइज डिजाइन करते समय 25 से 75 mm के बीच में रखते हैं। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 20 से 30 के बीच में रखते हैं। मॉइस्चर कंटेंट 55% होता है। ऐसे ही तमाम टेम्परेचर कितना होता है, पीएच, डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन, लैंड रिक्वायरमेंट कितना होता है, हम पढ़ेंगे डिजाइन एंड ऑपरेशनल कंसिडरेशन में। ठीक है, ये सब कितना होता है और दूसरी बात है क्यों होता है इतना। ठीक है, पार्टिकल साइज 25 से 75 mm के बीच में रखते हैं तो क्यों इतना रखते हैं, ये हम पढ़ेंगे आज डिजाइन एंड ऑपरेशनल कंसिडरेशन में। तो सबसे पहला है पार्टिकल साइज। आप एरोबिक कंपोस्टिंग समझते ही हो कि एरोबिक कंपोस्टिंग कौन से होते हैं, जिसमें एयर कंपोस्टिंग करते समय हम एयर को पास करें, तो एरोबिक कंपोस्टिंग। अब पार्टिकल साइज को हम 25 से 75 mm के बीच में क्यों रखते हैं, क्योंकि देखो अगर हम पार्टिकल साइज को छोटा रखेंगे, ठीक है, तो छोटा रखेंगे तो रिएक्शन जल्दी होगा, रिएक्शन रेट टाइम जल्दी रिएक्शन, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो ज़्यादा एरिया में कवर कर लेगा तेज़ी से, तो रेट बढ़ जाएगा। और अगर लेकिन बहुत छोटा भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा करने पर एक तो ये है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल का बढ़ जाता है, तो वाइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये इकोनॉमिक नहीं होगा, हमें जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम पार्टिकल साइज को हमें बहुत छोटा छोटा पार्टिकल करना पड़ेगा, तो हमें श्रेडेड करना पड़ता है। ठीक है, श्रेडिंग कहते हैं। तो श्रेडेड करने के लिए फिर हमें उतने ज़्यादा मशीन्स की यूज होगा। ठीक है, तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इकोनॉमिक भी नहीं रहेगा। तो एक रेंज में रखते हैं कि 25 से 75 mm के जो हमारा ये डिज़ाइन कंसिडरेशंस है। फॉर ऑप्टिमम रिजल्ट द साइज ऑफ सॉलिड वेस्ट शुड बी बिटवीन 25 एंड 75 mm। ठीक है, या फिर 1 से 3, अगर इंच में बात करें तो 1 से 3 इंच के बीच में होना चाहिए। दूसरा है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो एग्जाम में या तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि सभी के बारे में लिखने को आएगा कि डिजाइन एंड ऑपरेशनल कंसिडरेशन, तो आपको सभी के बारे में लिखना होगा, या फिर एक पर्टिकुलर नेम दे देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल साइज इन डिजाइनिंग, या फिर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, या फिर ब्लेंडिंग एंड सीडिंग, ठीक है, या फिर मॉइस्चर कंटेंट। तो आपको सारा पता होना चाहिए कि कितना होता है, ठीक है, और क्यों होता है, ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। ऑर्गेनिक वेस्ट का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जनरली 20 से 30 के बीच में होता है। ठीक है, ऑप्टिमम की अगर हम बात करें, मतलब 20 से 25 जो है कार्बन रहेगा और नाइट्रोजन 1 रहेगा। अगर ये लो रहेगा तो ठीक है, अमोनिया इज गिवन ऑफ, और अगर ज़्यादा रहेगा तो नाइट्रोजन विल लिमिटिंग। ठीक है, तो अगर कम रहेगा तो अमोनिया चला जाएगा, और अगर CN रेशियो हम बढ़ा देंगे तो फिर नाइट्रोजन चला जाएगा। तो दोनों चीज़ों को एक प्रॉपर वे में रखना है ताकि डिकम्पोजिशन जो हमारा कंपोस्टिंग है वो आसानी से हो जाए। तो ये कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इम्पॉर्टेंट है सभी में। तीसरा नंबर आता है ब्लेंडिंग एंड सीडिंग। देखो इसमें सीवेज स्लज को ऐड करते हैं, और जनरली ये डिपेंड करता है मॉइस्चर कंटेंट पर और कार्बन नाइट्रोजन रेशियो पर। ठीक है, तो ब्लेंडिंग इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो और मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो कंपोस्टिंग टाइम कैन बी रिड्यूस्ड बाय सीडिंग विथ पार्शली डिकम्पोज्ड सॉलिड वेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 1 to 5% बाई वेट। ठीक है, 1 to 5% इसमें डालते हैं, डिपेंड करता है किस पे, नाइट्रोजन, इस पे कार्बन नाइट्रोजन रेशियो और मॉइस्चर कंटेंट। और सीवेज स्लज कैन बी आल्सो एड टू बी प्रिपेयर्ड सॉलिड वेस्ट where sludge is added, the final moisture content is the controlling variable। ठीक है, तो इसमें सीवेज को हम लोग मिक्स कर देते हैं सॉलिड वेस्ट में, ताकि जो हमारा ब्लेंडिंग हो या फिर सीडिंग हो वो उसी के हिसाब से हो। ठीक है, फोर्थ नंबर है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 50 से 60% के बीच में होना चाहिए, और ऑप्टिमम कितना होता है, 55%। देखो इसमें मॉइस्चर कंटेंट अगर आप कम रखोगे तो रेट कम हो जाएगा। ठीक है, जो कंपोस्टिंग का रेट होता है वो कम हो जाएगा, धीरे धीरे कंपोस्टिंग होगी मॉइस्चर कंटेंट कम रखने पर। सेम ऐसे है मिक्सिंग
एंड टर्निंग। ठीक है, हम लोग जानते हैं टर्निंग और मिक्सिंग किस में करते हैं हम, एलिगेटेड। ठीक है, एलिगेटेड जो टेक्निक होती है उसमें हम मिक्सिंग एंड टर्निंग का यूज करते हैं। तो इसमें टू प्रिवेंट ड्राइंग, केकिंग एंड एयर चैनलिंग मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग कंपोस्टेड शुड बी मिक्स्ड और टर्न्ड ऑन अ रेगुलर शेड्यूल्ड और एज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ रेगुलर शेड्यूल्ड का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि मिक्सिंग क्योंकि हम वहाँ पर कर रहे हैं तो वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, कितना हमें वाटर ऐड करना है, उसी हिसाब से हम मिक्सिंग करते हैं। जैसे मान लो अगर 50 या 60% जो है मॉइस्चर कंटेंट है और 15 दिन में कंपोस्टिंग हो जाती है, तो हम एवरी आफ्टर थर्ड डे, ठीक है, हर 3 दिन के बाद हम इसको टर्निंग करते रहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सिंग और टर्निंग विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कंपोस्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह के कंपोस्टिंग ऑपरेशंस आप यूज कर रहे हैं, कौन से टेक्निक यूज कर रहे हैं। अगर हम जो स्टैटिक टेक्निक है उसमें हम मिक्सिंग और टर्निंग नहीं करते हैं, उसमें हम केवल एयर ब्लो करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एलिगेटेड टेक्निक है तो वहाँ पर हम मिक्सिंग प्रॉपरली करते हैं। देखो, कंपोस्टिंग करते करते समय शुरुआत में टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, और जैसे जैसे कंपोस्टिंग होता रहता है टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो फॉर बेटर रिजल्ट जो है कंपोस्टिंग सबसे ज़्यादा, वैसे तो 55 जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शुरुआत में टेम्परेचर एरोबिक कंपोस्टिंग सिस्टम कैन बी ऑपरेटेड एदर बाई मीजोफिलिक। ठीक है, मीजोफिलिक कंडीशंस होता है जब 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, इनिशियल होता है। जैसे जैसे कंपोस्टिंग बढ़ता चला जाता है थर्मोफिलिक कंडीशन में आता है, और थर्मोफिलिक कंडीशंस में टेम्परेचर कितना हो जाता है 55 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तब भी जो हमारा कंपोस्टिंग होगा वो नहीं होगा, वो रिड्यूस होता चला जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसमें घटते चले जाएंगे। वो जो हमने उसमें मेथड्स पढ़ रखे हैं कि पाइल टेम्परेचर और विंट्रो टेक्निक में, तो विंट्रो टेम्परेचर जो है आफ्टर 10 to 15 डेज एज द रिडली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर। ऐसे ही पाइल टेम्परेचर में 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर टर्निंग ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर है। जनरली हम ये ध्यान रखना है इसमें कि मीजोफिलिक 30 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इनिशियली होता है, और थर्मोफिलिक कितना टेम्परेचर होता है 55 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम आते हैं ओरिजिनल। देखो, यहाँ पर टेम्परेचर को हम इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ा दे रहे हैं 131 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 55 टू या फिर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि जितने सारे पैथोजेंस होते हैं वो पैथोजेंस रिमूव हो जाएं। क्योंकि पैथोजेंस में हम ये जानते हैं कि हमारे लिए नुकसान है। ठीक है, पैथोजेंस जीरो होना चाहिए। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पर, टेम्परेचर के ही कॉन्सेप्ट पर नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ पैथोजेंस। इफ़ प्रॉपरली कंडक्टेड इट इज़ पॉसिबल टू किल all the pathogens, weeds and seeds during the composting process. To do this, the temperature must be maintained between 140 to 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट है एयर रिक्वायरमेंट्स। एयर को 50% एटलीस्ट रखते ही हैं। ठीक है, ताकि जो है प्रॉपर कंपोस्टिंग हो पाए। स्पेशली जो मैकेनिकल सिस्टम्स होता है उसमें तेज़ी से प्रोसेसिंग होता है, फास्ट डायनेमिक प्रोसेस होता है, तो उसमें एयर की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पीएच कंट्रोल, ये 7 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। देखो, अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, मतलब 8.5 से ज़्यादा तो करना ही नहीं है, तो जो नाइट्रोजन गैस है वो अमोनिया बनकर निकलती चली जाएगी। ठीक है, देखो शुरुआत में पीएच जैसे ही कंपोस्टिंग होता रहता है तो ये कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही थर्मोफिलिक रेंज में आता है तो पीएच की वैल्यू फिर से बढ़ जाती है। ठीक है, मीजोफिलिक जैसे होगा तो फिर पीएच की वैल्यू कम होती रहेगी। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन। देखो, ये किस डिग्री से कितना तेज़ी से डिकम्पोज करती है डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों पर, जैसे मटेरियल पर। ठीक है, राइज इन द रेडॉक्स पोटेंशियल, ऑक्सीजन, ग्रोथ ऑफ द फंगस, ठीक है, ग्रेसिलेस एंड स्टार्च आयोडीन टेस्ट पर। और सबसे लास्ट है
लैंड रिक्वायरमेंट, कि लैंड रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। द लैंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 50 टन पर डे विल बी 1.5 to 2 एकड़। द लैंड एरिया रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्ग प्लांट विल बी लेस ऑन टन पर डे बेसिस। देखो ये शुरुआत में जब हम कोई चीज़ बनाने लगते हैं, मान लो 50 टन ही बनाना है, तो हमें इतने लैंड एरिया की ज़रूरत पड़ती है, 1.5 से 2 एकड़। अगर हम इसके अलावा हम और ज़्यादा बड़ा एरिया हम चूज़ करना चाहें, हम 50 टन पर डे और ज़्यादा वेस्ट को हम कंपोस्टिंग करना चाहेंगे, तो पर 50 टन पर डे पर हमें एक एकड़ ज़मीन की केवल और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 1.5 एकड़ की नहीं पड़ेगी, केवल 1 एकड़ की पड़ेगी अगर हम 50 टन पर डे और ज़्यादा यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो लैंड एरिया रिक्वायर्ड फॉर लार्जर प्लांट विल बी लेस ऑन अ टन पर डे। ठीक है, 50 टन पर डे के हिसाब से 1 एकड़ की ओर हमें रिक्वायरमेंट पड़ती जाएगी। तो ये थे हमारे डिजाइनिंग प्रोसेस एरोबिक कंपोस्टिंग के लिए। इसका मैं डिटेल में नोट्स भी शेयर कर दूंगा। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू।